नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 27वां दिन देखेंगे प्रखर एमसीक्यू बैच का जो कि मेडिवल हिस्ट्री है। आज इससे हम लोग मुगल काल से देखेंगे 100 एमसीक्यू। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बिठाया गया था? तो वो बिठाया गया था कलानौर में। कहाँ बिठाया गया था? तो कलानौर में। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बिठाया गया था? कलानौर में। औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने के पहले मीर जुमला किसकी सेवा में था? तो वो था गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के। औरंगजेब के अधीन नौकरी लेने के पहले मीर जुमला किसके सेवा में था? तो गोलकुंडा के अब्दुल्ला कुतुब शाह के। निम्नलिखित में से कौन एक सही कालानुक्रम है? तो देखते हैं कि कौन एक सही कालानुक्रम है। तो आइए हम लोग इस पे बात कर लें। पहला कह रहा है कि चंदेरी का युद्ध, मतलब इसमें युद्ध दिए गए हैं और इन युद्धों को कालानुक्रम सरियाने कह रहा है। तो चलिए सरियाते हैं कालानुक्रम। तो इसमें से हम आप लोग को कुछ याद करवा देते हैं जिससे आप लोग थोड़ा सा इसको बना सकते हैं। पहला क्या है कि चंदेरी का युद्ध। देखिए, चंदेरी का युद्ध अगर कोई पूछे कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो बताना है 1528 में। ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा मैं कुछ और ही बता दे रहा हूँ। बाबर आया ना तो 1526 में एक लड़ाई लड़ता है, फिर 1527 में भी लगातार लड़ाई लड़ता है, लगातार 4 साल तक लड़ाई लड़ता रहता है। 1529, पहले तो इसको जान लीजिए और इसके बाद जानना है 1532 के बारे में और फिर जानना है 1539 के बारे में। तो शुरू में कहते हैं कि जब बाबर आया तो उसने क्या किया। पहले उसने 1526 में चाय पिया। चाय पिया मतलब चंदेरी, चंदेरी का युद्ध किया। 1527 में क्या किया? तो चाय पिया, फिर खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध किया। ठीक है, खानवा का युद्ध किया। और 1528 में क्या किया? तो 1528 में सॉरी 1526 में क्या किया? खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ थोड़ा गलत बता दिया, मैं एक मिनट रुक जाइए। तो सबसे पहले उसने क्या किया? तो पानी नहीं पिया। जब गेस्ट कोई जाता है तो पहले पानी पिलाया जाता है, इसलिए उसने पानीपत का लड़ाई लड़ा। कौन सा लड़ाई लड़ा? पानीपत का। जैसे ही पानीपत का लड़ाई हुआ उसके बाद उसने खाना खाया, माने खानवा का युद्ध लड़ा। कौन सा युद्ध लड़ा? तो खानवा का युद्ध। 1528 में कौन सा युद्ध लड़ा? तो वो उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, मतलब मतलब चाय पिया। और 1529 में कौन सा लड़ाई लड़ा? तो घाघरा, मतलब घर गया। तो ऐसे सोच लीजिए, घाघरा का युद्ध। तो पहला चीज जान गया कि 1526 में पानीपत का लड़ाई लड़ता है बाबर। 1527 में खानवा का लड़ाई लड़ता है। 1528 में चंदेरी का लड़ाई लड़ता है। और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। 1532 में क्या होता है कि दौरा का युद्ध होता है। किस चीज का होता है? तो दौरा का युद्ध होता है। और 1539 में चौसा का युद्ध होता है। किसका होता है? चौसा का युद्ध होता है। पानीपत का जो लड़ाई हुआ 1528 में, वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था, सॉरी, पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और चंदेरी का युद्ध अगर बात करें तो बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। और अगर बात करें घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगान के बीच हुआ था। बाबर और अफगान के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध। और दौरा का युद्ध हुआ था हुमायूं और अफगान के बीच। हुमायूं और अफगान के बीच दौरा का युद्ध हुआ था। और हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। हुमायूं और हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। अब इस बात तरीके से आप लोग क्रम सजा लीजिए। और खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। किसके बीच? राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध है मुगल काल से। तो आप लोग इस तरीके से सरिया के आप लोग बता दीजिएगा कि आंसर ए होगा। चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, दौरा का युद्ध और चौसा का युद्ध। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कथन और कारण बता रहा है। तो देखते हैं कथन और कारण क्या है। तो कथन और कारण जो है दोस्तों, वो है इसमें से दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हैं, बट ये रीजन इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। देखते हैं, पहला कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में बंदूकों बंदूकों का निर्माण
अलग अलग टुकड़ों को गर्म छल्लों की सहायता से आपस में मिलाकर किया जाता था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मध्यकालीन भारत में बंदूकों का निर्माण अलग अलग टुकड़ों को गर्म छल्लों की सहायता से आपस में मिलाकर किया जाता था। और इसका कारण बता रहा है, कारण तो नहीं है लेकिन अपने आप में स्टेटमेंट सही है कि युद्ध के मैदानों में ढलवा लोहे की बंदूकें चिंताजनक निरंतरता के साथ असफल होती पाई गई थी। युद्ध के मैदानों में ढलवा लोहे की बंदूकें चिंताजनक निरंतरता के साथ असफल होती पाई गई थी। अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रयोग को निषिद्ध किया? तो वो कौन सा मुगल सम्राट था? तो वो जहांगीर था जिसने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया। छठा का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि अकबर ने आदम खां को उसके पद से हटा दिया तथा उसके स्थान पर पीर मुहम्मद को मालवा का प्रशासनिक नियुक्त किया। अकबर ने अधम खां को उसके पद से हटा दिया तथा उसके स्थान पर पीर मुहम्मद को मालवा का प्रशासनिक नियुक्त किया। तो ये भी बात सही है। अधम अधम खां ने अपनी विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। तो ये भी बात सही है, कारण भी सही था। क्या कह रहा है कि अकबर ने अधम खां को उसके पद से हटा दिया। अकबर ने क्या किया? अधम खां को तो उसके पद से हटा दिया तथा उसके स्थान पर पीर मुहम्मद को मालवा का प्रशासनिक नियुक्त किया। तो पीर मुहम्मद को क्या किया? तो मालवा का प्रशासनिक नियुक्त किया। आदम खान ने अपनी विजय से प्राप्त संपत्ति को अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। आदम खान क्या किया था कि अपनी जो विजय प्राप्त किया था उससे जो संपत्ति उसको मिला था वो अकबर की सेवा में नहीं भेजा था। गंज ए शवाई क्या था? तो गंज ए शवाई क्या था दोस्तों? तो वो था औरंगजेब की बड़ी तोप से सज्जित जलपोत। गंज ए शवाई क्या था? तो औरंगजेब की बड़ी तोप से सज्जित जलपोत। निम्न में से अब इसमें देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो देखते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से दोस्तों जहांगीर वाला जो है सवाई जय सिंह, ये सुमेलित नहीं था क्योंकि आपको पता था कि सवाई जय सिंह औरंगजेब के टाइम पे था, मतलब औरंगजेब का सेनापति था और यही वो तो थे जो गए थे पुरंदर की संधि करने शिवाजी के साथ। और पुरंदर की संधि करने गए जय सिंह ने? तो 22 जून 1665 को पुरंदर का संधि होता है, जय सिंह और शिवाजी के बीच में होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सवाई जय सिंह किसके टाइम पीरियड में थे? तो औरंगजेब के टाइम पीरियड में थे। ठीक है, और यही औरंगजेब के टाइम पे जसवंत सिंह भी थे। तो दो सिंह, सवाई जय सिंह और औरंगजेब का जसवंत सिंह, ये दोनों से ताल्लुक होता है। और हुमायूं का ताल्लुक बैरम खान से होता है। बाबर का तरदी बेग से होता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में सम्राट अकबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों की विजय का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो वो है इसका मेड़ता, रणथंभौर, कालिंजर, असीरगढ़। मेड़ता, इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि रन काली असीर, रन काली असीर, असीर। ठीक है, रन काली असीर। तो इसको ऐसे भी याद कर लीजिए कि AMRK कर लीजिए। इसी तरीके से याद करना है कि सम्राट अकबर द्वारा 4 महत्वपूर्ण दुर्गों का विजय का सही कलानुक्रम ऐसे है कि पहले मेड़ता को, फिर रणथंभौर को, और फिर कालिंजर को, फिर असीरगढ़ को। इसी क्रम में आप लोग याद करिएगा AMRK करके, मतलब रन काली असीर। ठीक है, निम्न 4 महत्वपूर्ण युद्ध भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लड़े गए, निम्न कूट से चुनिए। तो इसमें से जब चुनिएगा तो इसमें से सही हो जाएगा सी, क्योंकि इसका डेट भी आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद रखिए क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ डेट याद रखिए। चौसा को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1539 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी कब लड़ा गया था? तो 1576 में लड़ा गया था। धर्मक का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1658 में लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1527 को लड़ा गया। इसी क्रम में आप लोग को सजा लेना है। ठीक है, तो इसमें उस तरीके से ट्रिक मत कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा टाइम ही याद कर लीजिए कि चौथा का युद्ध कब हुआ? तो 1539 में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट टाइम ही पूछ लेता है। जो इम्पोर्टेंट रहेगा हम वहाँ बता देंगे। समझ गए? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय मध्यकालीन ऐतिहासिक चरित्रों के सही कालानुक्रम को इंगित करता है? तो ये इंगित करता है दोस्तों कि रजिया सुल्तान, फिर गुलबदन बेगम, फिर चांद बीबी, जहांआरा। आप लोग को पता होगा कि रजिया सुल्तान कब थी? इल्तुतमिश के टाइम पे थी, मतलब जब सल्तनत काल चल रहा था। फिर नंबर आता है गुलबदन बेगम का, फिर नंबर आता है चांद बीबी का, फिर नंबर आता है जहांआरा का।
अब देखिए, एक तरफ विदेशी यात्री है, दूसरा भारत में आने का वर्ष होता है। तो देख लेते हैं कौन से विदेशी यात्री हैं और कौन से भारत में आने का वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ हॉकिंस हॉकिंस जो था वो 1608 ईस्वी में आया था, जहांगीर के टाइम पे। किसके टाइम पे? जहांगीर के टाइम पे। ये हॉकिंस वही है दोस्तों जो चला था अकबर के नाम का लेटर लेके, पहुंचा था जहांगीर के दरबार में, क्योंकि 1605 में आप लोग को पता होगा कि अकबर का देहांत हो गया था। ठीक है, टॉमस रो। टॉमस रो क्या है कि ये कब आया था? तो ये आया था 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में आया था टॉमस रो। और मनुची कब आया था? तो मनुची आया था 1658 में। मनुची आया था 1658 में। और रॉल्फ फिंच आया था 1585 में। और इस वक्त अकबर थे शासक शासक मतलब बादशाह कौन थे मुगल के? तो अकबर। तो रॉल्फ फिंच 1585 में अकबर के टाइम पे, मनुची 1658 में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक यह मानता था कि प्रभु सत्ता एक दैवी प्रकाश है जो ईश्वर द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है? तो वो मानता है, वो कौन मानता था दोस्तों? तो वो मानता था अकबर। कौन मानता था? अकबर। अकबर क्या मानता था कि प्रभु सत्ता एक दैवीय प्रकाश है जो ईश्वर द्वारा सम्राट को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न कि अपने बड़े सामंतों के बीच वह सम्राट इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन साधारण वर्ग के साथ वह उदार और मिलनसार था और स्वेच्छा से उन्हें अपने पास आने देता था तथा उनकी अर्जियां सुनता था। वह उनके उपहार खुशी से कबूल करता था, उन्हें अपने हाथों में लेकर अपनी छाती से लगा लेता था। तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों मोसेरात अकबर। मतलब अकबर उपरोक्त उदाहरण पर विचार करना है कि बताइए कि इसका लेखक किसे माना जाता है, इसमें किस राजा का उल्लेख है? इसमें अकबर मुसिरात बोलता है। ठीक है, मतलब अपने बड़े सामंतों के बीच वह सम्राट इतना प्रभावशाली था कि कोई अपना सिर बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन साधारण वर्ग के साथ वह उदार और मिलनसार था और स्वेच्छा से उन्हें अपने पास आने देता था तथा उनकी अर्जियां सुनता था। वह उनके उपहार खुशी से कबूल करता था, उन्हें अपने हाथों में लेकर अपनी छाती से लगा लेता था। शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था। किनके द्वारा बंदी बनाया गया था दोस्तों? तो वो बनाया गया था जहांगीर द्वारा। शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाया गया था जहांगीर द्वारा। लोगों के धार्मिक विश्वासों में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानबूझकर गलत धर्म का चयन नहीं करता। यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया। तो यह दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया गया हुमायूं के सलाह में। तो लोगों को धार्मिक विश्वासों में किसी को भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानबूझकर गलत धर्म का चयन नहीं करता। यह दृष्टिकोण हुमायूं के सलाह में अभिव्यक्त किया गया। सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान जो आगरा में सम्राट जहांगीर के दरबार में गया था, वो कौन था? तो वो था हॉकिंस। सूरत में उतरने वाला सबसे पहला अंग्रेज कप्तान जो आगरा में सम्राट जहांगीर के दरबार में गया था, वो था हॉकिंस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें से 1570 में रणथंभौर विजय हुआ, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि रणथंभौर विजय ये हुआ था 1569 ईस्वी में। रणथंभौर रणथंभौर विजय हुआ था 1569 ईस्वी में। और 1560 में बैरम खां का पतन हो गया था। 1560 में बैरम खां का पतन हो गया था। 1564 में गोंडवाना विजय हुआ था। 1564 में गोंडवाना विजय हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 1576 में क्या हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ काल है। तो देखते हैं इसका सही मिलान क्या हो जाएगा। इसका सही मिलान हो जाएगा 3 1 2 4। क्या हो जाएगा? 3 1 2 4 हो जाएगा। सन 1645 ईस्वी में राजधानी को का शाहजहांबाद में स्थानांतरण हुआ था। 1645 ईस्वी में राजधानी का शाहजहानाबाद में स्थानांतरण हुआ। और 1637 ईस्वी में औरंगजेब दक्कन का वाइसराय नियुक्त किया गया। 1637 ईस्वी में औरंगजेब दक्कन का वाइसराय नियुक्त किया गया। 1630 ईस्वी में गुजरात में अकाल आया। तो 1630 ईस्वी में गुजरात में क्या आया था? तो अकाल आया था। और 1666 ईस्वी में क्या हुआ? तो शाहजहां की मृत्यु हुआ। 1666 में क्या हुआ? तो शाहजहां की मृत्यु हो गया। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को क्या करना है? याद रखना है। सन 1605 में
कुल मुगल सूबे कितने थे? तो उस वक्त 15 थे। कब की बात पूछ रहा है? 1605। और ये डेट आप लोग को याद होना चाहिए कि ये अकबर का मृत्यु का समय था। लेकिन जब अकबर सत्ता संभाला था तो उस वक्त 12 ही सूबे थे। कितने सूबे थे? तो 12 सूबे। और जब वो इस दुनिया को अलविदा कहा तो उसके पास 15 सूबे आ गए। तो सोचिए, एक और में घटना है, दूसरे तरफ तिथि है। तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध आप लोग जानते हैं 1576 में। और नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह, नूरजहां के साथ जहांगीर का विवाह कब हुआ था? तब वो हुआ था 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में नूरजहां का जहांगीर के साथ विवाह हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। और सफवियों द्वारा कंधार पर अधिकार कब हुआ था? तो ये हुआ था 1622 में। और शिवाजी की मृत्यु हुई थी 1680 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुआ? 1680 में। सफवियों द्वारा कंधार पर अधिकार हुआ 1622 ईस्वी में। महावत खां के विद्रोह ने विद्रोह कर दिया तथा जहांगीर और एवं नूरजहां को बंदी बना लिया। तो वो बंदी बना लिया, क्या सही है? तो हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि महावत खां ने विद्रोह कर दिया तथा जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बना लिया। किसने विद्रोह किया था? तो महावत खां ने किया था। किसको बंदी बना लिया गया? तो जहांगीर एवं नूरजहां को। और महावत खां शाहजादा खुर्रम को मुगल गद्दी पर बैठाना चाहता था। ये थोड़ा गलत है, तो रीजन भी गलत है और अपने आप में ही गलत है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ जाए 23 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किनके शासकों को मुगल बादशाह तरफदार कहते थे? तो वो कहते थे बीजापुर एवं गोलकुंडा के। निम्नलिखित में से किसके शासकों को मुगल बादशाह तरफदार कहते थे? तो बीजापुर एवं गोलकुंडा को। कंधार कब हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकलकर सफवियों के पास चला गया? तब वो चला गया 1622 ईस्वी में। कंधार कब हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकलकर सफवियों के पास चला गया? तो 1622 ईस्वी में चला गया। और ये 1622 किसके टाइम पीरियड है? तो जहांगीर का टाइम पीरियड है, ठीक है, जहांगीर का। और ये सफवियों कौन थे? तो कोई और नहीं बल्कि पर्सियन ही थे। कौन थे? तो पर्सियन, माने सफवियों को ही पर्सियन कहा जाता था। औरंगजेब ने दक्कन में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जीता था? तो वो जीता था बीजापुर और गोलकुंडा को। औरंगजेब ने दक्कन में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जीता था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो शाह आलम द्वितीय के काल में। और ये कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। और 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली थे। मराठा और कौन थे? तो अहमद शाह अब्दाली थे। अहमद शाह अब्दाली थे, ठीक है, अब्दाली थे। ये हो गया पूरा क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग 27 नंबर की तरफ बढ़े हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो वो है सही उत्तर का चयन करें। अब इसमें क्या होगा, देखते हैं कि इसमें 2 और 4 क्या है? सही है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? गलत हैं। तो गलत कौन है, सही कौन है, हम लोग देख लेंगे और कुछ याद भी कर लेंगे। अकबर क्या कह रहा है कि अकबर शहाबुद्दीन, ये क्या है, आज सही उत्तर चयन करें, ठीक है। तो अकबर कह रहा है कि शहाबुद्दीन खां अतका, ठीक है। अकबर को क्या कहा गया? तो शहाबुद्दीन, माने इसका संबंध समझ लीजिए, अकबर का शहाबुद्दीन खां अतका से है। और जहांगीर जुझार सिंह बुंदेला से नहीं बल्कि अबुल फजल की हत्या किया था, ठीक है। जहांगीर ने बुंदेला नहीं बल्कि अबुल फजल की, ये जुझार सिंह बुंदेला कौन था? इसने अबुल फजल की हत्या किया था। अबुल फजल की हत्या किया था, ठीक है, ये है। और फिर कह रहा है कि शाहजहां जगत गोसाई, ये भी गलत है। औरंगजेब औरंगजेब जो है काजी अब्दुल्ला वहाब, ये सही है कि औरंगजेब जो है काजी अब्दुल्ला वहाब, ये गलत है, माने ये सही है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। एक तरफ घटना है, दूसरी तरफ क्या है? साल है। तो देख लें कि मालवा के विजय कब हुआ था? तो मालवा का विजय दोस्तों 1562 में हुआ था। मालवा का विजय कब हुआ? तो 1562 में हुआ, ठीक है। सूबों का निर्माण कब हुआ? तो सूबों का निर्माण जो है वो हुआ है 1580 में। 1580 में सूबों का निर्माण कब हुआ? 1580 में। कश्मीर का समामेलन कब हुआ? तो वो हुआ 1586 में। तो 1586 में कश्मीर का समामेलन हुआ। समाचार देने वाला विभाग की स्थापना कब हुआ? तो 1574 में और 75 में हुआ। समाचार देने वाला विभाग की स्थापना कब हुआ? तो 1574-75 ईस्वी में। मालवा विजय कब हुआ? 1562 में।
सूबों का निर्माण कब हुआ? 1580 में। कश्मीर का समामेलन कब हुआ? 1586 में। समाचार देने वाले विभाग की स्थापना 1574 से 75 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देख लीजिए, कह रहा है कथन और कारण के बारे में। अकबर ने खुद के लिए इस वर्त का दावा किया नहीं दोस्तों, अकबर ने कभी भी अपने आप को इस वर्त का दावत नहीं किया कि हम ही ईश्वर हैं, ऐसा उन्होंने कभी भी दावा नहीं किया। उसका विचार था कि भारत जैसे अनेक धर्मावलंबियों वाले देश में सहसाह सहसाह को किसी एक खास धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। तो ये बात सही है कि एक गलत है परंतु और सही है। मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में सही है कि अकबर का विचार था कि भारत जैसे अनेक धर्मावलंबियों वाले देश में, माने भारत में बहुत सारे धर्म रहते हैं, इसीलिए जो यहाँ का शहंशाह है उसको किसी एक खास धर्म से संबंध नहीं होना चाहिए। ये देखिए मुगल काल की बात किया जा रहा है और आज हम लोग स्वतंत्रता के बाद यही सेकुलरिज्म अपनाए हैं। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम ईसाई दल जिसको जेस्यूट मिशन में निम्नलिखित में से कौन था? तो वो कौन था? तो वो था 2 और 3। ठीक है, तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम ईसाई दल जेस्यूट मिशन कौन था? तो रूडोल्फ एक बाबा बीबा था और एंटोनी मोसेराट था। कौन था? रूडोल्फ एक बाबा बीबा और एंटोनी मोसेराट था। शाहजहां के सन 1622 के विद्रोह का संबंध शहजादा जहांगीर को निम्नलिखित हुक्म से था। तो वो था कंधार के ऊपर चढ़ाई का नेतृत्व करो। शाहजहां के सन 1622 के विद्रोह का संबंध शहजादा जहांगीर के निम्नलिखित हुक्म से था कि कंधार के ऊपर चढ़ाई के नेतृत्व करो। अगला 32 नंबर, दीने इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमत्ता का नहीं। यह कथन किसका था? तो ये कथन दोस्तों था बीए स्मिथ का। बीए स्मिथ ने कहा था कि जो अकबर ने दीने इलाही मतलब स्थापना करके अकबर ने मूर्खता का स्मारक था, बुद्धिमानी नहीं किया था। जहांदार शाह राज सिंहासन पे बैठा मरणोपरांत, किसके मरणोपरांत बैठा? तो वो बैठा दोस्तों बहादुर शाह प्रथम के मरणोपरांत जहांदार शाह बैठा। खान ए जहां लोदी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो वो विद्रोह किया था शाहजहां के काल में। और क्या है, खान ए जहां लोदी ये अफगान थे। कौन थे? ये अफगान थे। तो अफगान लोदी मतलब अफगान माने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो शाहजहां के काल में। अब फिर से कथन है और कारण है, देख लेते हैं कथन कारण। इसमें ए सही है और आर क्या है? गलत है। कि मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। तो मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। तो ये बात सही है। तो मुगल शासकों ने खलीफा की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की थी। खलीफा मिस्र के शासक के बंदी थे, तो ये भी गलत है, पहला सही था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ कर दिया था? तो वो अपदस्थ कर दिया था अकबर और शाहजहां। निम्नलिखित मुगल बादशाहों के युग्मों में से किस युग्म ने अपने प्रमुख पदों को अपदस्थ कर दिया था? तो अकबर और शाहजहां। अब फिर देखते हैं 37 नंबर में कि कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है ये देख लें। तो ये कथन ये सही है पर और क्या है? गलत है। मुगल बादशाहों ने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्चाधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा। तो ये बात सही है कि जो मुगल बादशाह थे उसने खलीफा के स्तर को इस्लामी विश्व के सर्वोच्चाधिकारी के रूप में नहीं स्वीकारा। खलीफा मिस्र के शासक का बंदी था एवं उसका अभिप्राय था कि मिस्र के शासक की तुलना में मुगल बादशाह का स्तर निम्न हो। तो ये गलत था। हम लोग देखेंगे 38 नंबर कि खजुआ का युद्ध, एक युद्ध का नाम जान लीजिए, खजुआ का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो आप बताइएगा कि ये जो लड़ा गया था शाह सुजा और औरंगजेब के बीच में। और ये लड़ाई कोई कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि खजुआ का युद्ध किस प्रकार का लड़ाई था? तो बताइएगा कि ये उत्तराधिकारी का लड़ाई था। कैसा लड़ाई था? तो उत्तराधिकारी का लड़ाई था। अकबर के शासनकाल की निम्न घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसके अनुसार करिए। तो जजिया की देखिए ये अकबर वाला भी जो आया है, आप लोग डेट के साथ याद रखें।
ये सब गलत फहमी में मत रखें कि ऐसे ऐसे करके याद कर लेंगे, कुछ नहीं। तो देखिए, जजिया की समाप्ति अकबर ने 1564 में किया था। जजिया की समाप्ति कब किया? 1564 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति कब किया? 1563 में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर, जो तीर्थ यात्रा पे कर लिया जाता था, उस पे 1563 में समाप्त किया। और इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया। इबादत खाने का निर्माण 1575 में। और 1562 में किया कि युद्ध बंदियों को धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब पहले जब युद्ध होते थे तो जो बंदी बनाए जाते थे उस पे धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता था। हिंदू रहता था, उसको मुस्लिम करवा दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बंद करवा दिया गया। कब बंद करवा दिया गया? तो 1562 में। तो इस तरीके से आप लोग को डेट ये सब बता दिया हूँ, आप लोग सरिया लीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से मैं याद करवा देता हूँ। अकबर ने जजिया की समाप्ति 1564 में किया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया, और इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया, और युद्ध बंदियों के धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध 1562 में किया। औरंगजेब का तात्कालिक उत्तराधिकार था, तब वो कौन था? तब वो था बहादुर शाह। औरंगजेब का तात्कालिक उत्तराधिकार कौन था? तो बहादुर शाह। ठीक है। किस किस किले में मुगलों ने दीर्घ काल तक शाही कारागार के रूप में उपयोग किया? तो वो उपयोग किया दोस्तों ग्वालियर को। किसको? ग्वालियर को। और हाँ, ये जो बहादुर शाह है ना, इसका मुअज्जम इसी का असली नाम है। जो मुअज्जम आपने सुना था, इसी का असली नाम है ना। बहादुर शाह को पहले मुअज्जम के नाम से जाना जाता था, फिर जब मतलब बादशाह बना तो बहादुर शाह का नाम ले लिया। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत कथन है, उसको चुनने कह रहा है। तो देखते हैं गलत कथन कौन है। ये गलत है कि अकबर तथा जहांगीर ने संपूर्ण दक्षिण पर विजय प्राप्त की। नहीं, इ, इ, इसी क्रम में मृत्यु हो गया था। किसका? जहांगीर का। ठीक है, इस क्रम में ये गलत है। मतलब ये पूरा संपूर्ण दक्षिण का पर विजय नहीं पा पाया। और ये कह रहा है कि बाबर और हुमायूं ने अफगान चुनौती का सामना किया। जो बाबर और हुमायूं थे, उन्होंने अफगान चुनौती को सामना किया। शाहजहां और औरंगजेब ने यूरोपीय व्यापारियों की समस्याओं का सामना किया। जो शाहजहां और औरंगजेब था, उसने यूरोपीय व्यापारियों की समस्याओं का सामना किया। आप लोग को इन दोनों के बारे में पता ही होगा, औरंगजेब और शाहजहां के बारे में। औरंगजेब तो एगो चाइल्ड नाम का जो ब्रिटिश अधिकारी था, उसको तो देश का निष्कासित कर दिया। बाबर और तथा जहांगीर ने आत्मजीवनी लिखी। तो ये भी बात सही है कि बाबर और जहांगीर ने अपनी क्या लिखी? आत्मजीवनी। अब एक तरफ देखिए कि गलत इसमें से कौन है, ये बताने कह रहा है। तो जो औरंगजेब है, इसका मकबरा दिल्ली में नहीं दोस्तों, बल्कि औरंगाबाद में है। कहाँ है? तो औरंगाबाद में। तो यही पूछ रहा है कि औरंगजेब का, औरंग से औरंगाबाद याद रख लीजिए, औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में। ठीक है। और हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में। अकबर का कहाँ है? सिकंदरा, आगरा में। अकबर का कहाँ है? तो सिकंदरा, आगरा में। जहांगीर का कहाँ है? तो लाहौर, जिसको शाहदरा में, लाहौर में जो एक जगह है शाहदरा, वहां पे। और आगरा में एक जगह है सिकंदरा, वहां पे है अकबर का। और आगरा में ही शाहजहां का। तो आगरा में दो लोग का है, अकबर और शाहजहां का। और औरंगजेब का औरंगाबाद, और औरंगाबाद में कहाँ? दौलताबाद। ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, औरंगाबाद, दौलताबाद। और अगर हुमायूं का पूछे तो दिल्ली, बाबर का पूछे तो बाबर के बारे में एक और बता देते हैं, यही याद कर लीजिए। तो बाबर का है आगरा या काबुल, और दो जगह है, आगरा में भी है और काबुल में भी है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो देखते हैं सत्य कथन क्या है। इसमें से दोनों का दोनों ही कथन क्या है? सही है। कह रहा है कि हुमायूं ने 1530 में कालिंजर का अभियान किया। ये भी सही है कि हुमायूं ने 1530 ईस्वी में किस कहाँ पर अभियान किया? तो कलिंजर पे। 1532 ईस्वी में दौराह नामक स्थान पे, कौन सा स्थान पे? दौराह नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाली अफगान सेना को परास्त किया। 1532 में दौराह नामक स्थान पे बिहार को जीतने वाली अफगान सेना को परास्त किया था। कौन? हुमायूं। 45 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 नंबर को, एक तरफ राज्य है दोस्तों, दूसरी तरफ शासक है। ठीक है, दूसरी तरफ शासक है। अब क्या है कि इसका मिलान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 3 2 1। मतलब विजयनगर
के शासक कौन थे? तो कृष्ण देव राय थे। विजयनगर के शासक कौन थे? कृष्ण देव राय। कश्मीर के शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह थे। कश्मीर के मोहम्मद शाह थे। गुजरात के कौन थे? तो बहादुर शाह थे। गुजरात के बहादुर शाह। बंगाल के नुसरत शाह थे। बंगाल के नुसरत शाह। विजयनगर के शासक कौन थे? तो कृष्ण देव राय। कश्मीर के शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह। बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा और याद रख लीजिए कि दिल्ली ये कब के टाइम पीरियड है? तो जब बाबर के आक्रमण जब हुआ था तो भारतीय राज्यों की स्थिति हो रहा था। तो उस वक्त जब बाबर इंडिया में एंट्री मारा तो विजयनगर में कृष्णदेव राय थे, और कश्मीर में उस वक्त मोहम्मद शाह थे, और गुजरात में उस वक्त बहादुर शाह थे, और बंगाल में नुसरत शाह थे। इसी प्रकार दिल्ली में इब्राहिम लोदी थे। इसी से तो युद्ध लड़े थे बाबर ने, और फिर पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। मालवा मालवा में कौन थे उस वक्त? तो महमूद शाह द्वितीय थे। कौन थे? महमूद शाह द्वितीय। कौन थे? महमूद शाह द्वितीय। अच्छा, मेवाड़ में कौन थे? तो मेवाड़ में थे राणा सांगा। मेवाड़ में कौन थे? तो राणा सांगा थे। ठीक है। और सिंध में कौन थे? तो शाह बेग अरमून। सिंध में कौन थे? सिंध में तो शाह बेग अरमून। शाह बेग अरमून थे। कौन थे? शाह बेग अरमून थे। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46 नंबर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखा जाए तो इसमें से दूसरा केवल सही है कि मुगल कच्चा लोहा बनाने में सक्षम थे। ये बिल्कुल नहीं था कच्चा लोहा बनाने में सक्षम। अकबर ने सॉल्ट पीटर का उपयोग करके पानी को ठंडा करने के उपकरण को लोकप्रिय बनाया। अकबर ने एक काम किया था कि सॉल्ट पीटर का उपयोग करके पानी को ठंडा करने करने करके उपकरण सॉरी फिर से देख लेते हैं कि अकबर ने सॉल्ट पीटर का उपयोग करके पानी को ठंडा करने के उपकरण को लोकप्रिय बनाया। तो ये बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग 47 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का पहला ज्ञात व्यक्ति था जिसने जहाज का ऊंट तैयार किया? निम्नलिखित में से कौन दुनिया का पहला ज्ञात व्यक्ति था जिसने जहाज का ऊंट तैयार किया? एक बजरा, जिस पर जहाज को समुद्र में ले जाना आसान बनाने के लिए जहाज बनाया गया। तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों अकबर। कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का पहला ज्ञात व्यक्ति था जिसने जहाज का ऊंट तैयार किया था? एक बजरा, जिस पर जहाज को समुद्र में ले जाना आसान बनाने के लिए जहाज बनाया गया। तो वो था अकबर। अगला क्वेश्चन, लेखकों को निम्नलिखित जोड़ियों और लिपियों का फारसी में अनुवाद करने के उनके ज्ञात कार्य पर विचार करें। तो जब विचार करने जाइएगा तो क्या होगा कि 1 और 3 इसका सही है। ठीक है। कह रहा है कि अबुल फैजल फैजी लीलावती। अबुल फैजल ने लीलावती। ठीक है। और अबुल रहीम खाने खाना की आत्मकथा था, बाबर की आत्मकथा। तो बाबर की आत्मकथा किसने? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने। बाबर की आत्मकथा किसने? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। और लीलावती को किसने किया? तो अबुल फैजी ने। ठीक है। निम्नलिखित लेखकों और उनके कार्यों पर विचार करें और सही सुमेलित कौन है ये बताने कह रहा है। इसमें से दोस्तों तीनों का तीनों ही सही है। पहला क्या कह रहा है कि अबुल फजल आईने अकबरी। अबुल फजल क्या है? तो आईने अकबरी। अब्दुल हमीद ने क्या किया? तो लाहौरी पादशाहनामा। अब्दुल हमीद ने क्या लिखा? तो लाहौरी पादशाहनामा। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा। अबुल फजल ने आईने अकबरी। अब्दुल हमीद ने लाहौरी पादशाहनामा। मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा। ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ और जान लीजिए कि एक होता है चगताई तुर्की में लिखा गया बाबर की आत्मकथा अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में अनुवाद किया था। इसे सुन लीजिए कि जो चागताई तुर्की में लिखा गया जो बाबर की आत्मकथा था उसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में अनुवाद किया। और महाभारत का अनुवाद अबुल फजल के भाई और अकबर के दरबारी कवि अबुल फैजी की देखरेख में किया गया। तो किसकी देखरेख में किया गया महाभारत का अनुवाद? तो अबुल फजल के भाई और अकबर के दरबारी कवि जिनका नाम था क्या था? अबुल फैजल फैजी। देखिए, अबुल फजल के भाई जिनका नाम है अबुल फैजी और अकबर के दरबारी कवि भी थे, इनकी देखभाल में किया गया। लचित बोरफुकन के संबंध में
नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? दोनों का ही दोनों क्या है? सही है। लचित बोरफुकन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो वह औरंगजेब का समकालीन था। लचित बोरफुकन किसके समकालीन था? तो औरंगजेब के समकालीन था। वह सरायघाट की लड़ाई में लड़े थे। ये भी बात सही है कि लचित बोरफुकन सरायघाट की लड़ाई में लड़े थे। युद्ध में तोपखाने का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन माना जाता है? तो वो तो आप लोग को पता है कि बाबर ही माना जाएगा। यही तो लेके आया था और इसी वजह से तो जीत गया था पानीपत का लड़ाई। निम्नलिखित में से कौन अकबर का संरक्षक था जिसने अकबर को दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने में मदद किया? तो वो था बैरम खां। निम्नलिखित में से कौन अकबर का संरक्षक जिस मतलब सीधा सीधे बोला कि अकबर को दिल्ली और आगरा पर कब्जा करने में किसने मदद किया? तो बैरम खान ने। और ये संरक्षक भी था अकबर का। तो अकबर की धार्मिक नीति के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि सही कथन कौन है। तो देख लेते हैं इसमें सही कथन कौन है। इसमें से दूसरा सही कथन है कि पुरुषोत्तम और देवी ने हिंदू धर्म विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया, जबकि हीरा विजय सूरी ने जैन धर्म के प्रतिनिधित्व किया। तो पुरुषोत्तम और देवी ने हिंदू धर्म विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया। पुरुषोत्तम और देवी ने हिंदू धर्म विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया, जबकि हीरा विजय सूरी ने जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किया। तो जैन धर्म का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो हीरा विजय सूरी ने। और हिंदू धर्म विचारधारा का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पुरुषोत्तम और देवी ने। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ये कह रहा है कि इबादत खाना पूजा का एक हॉल अकबर द्वारा स्थापित किया। इबादत खाना एक ऐसा हॉल था जो पूजा के लिए अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था और उसके शासन काल के दौरान इसे कभी बंद नहीं किया गया। तो ये गलत है। उसको एक बार बंद किया गया था दोस्तों, 1582 में एक बार के लिए बंद किया गया था। अच्छा, एक चीज और बताना मैंने आप लोग को उचित समझता हूँ, थोड़ा याद कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है। एक दारा सिकोह का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, दारा सिकोह। इसने क्या किया था कि उपनिषदों का अनुवाद अनुवाद किया था, ठीक है। किसका अनुवाद किया था? उपनिषदों का। जिसका शीर्षक इसने रखा था सिर ए अकबर। क्या रखा था? सिर ए अकबर इसका शीर्षक रखा था। और इसका मतलब होता है, सिर ए अकबर का मतलब महान रहस्य है, जो कि एक मील का पत्थर था, ठीक है, एक मील का पत्थर। इतनी बात आप लोग तो याद रख ही लेंगे। निम्नलिखित में से किसने राजकुमार खुसरो का सिंहासन पर चढ़ने में मदद के लिए सिख गुरु अर्जुन देव को मार डाला? तो ये तो आप लोग को बहुत ही आसानी से बता लीजिएगा ना, जहांगीर था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने राजकुमार खुसरो को सिंहासन पर चढ़ने में मदद के लिए सिख गुरु अर्जुन देव को मार डाला? जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक राजकुमार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दारा शिकोह को। निम्नलिखित में से किसे दार्शनिक राजकुमार कहा जाता है? तो दारा शिकोह को। बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। इसमें से कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है, जरा देख लेते हैं। कहा कि भारत में युद्ध में बारूद का प्रयोग करने वाला बाबर पहला व्यक्ति था। नहीं, बाबर तोप का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति था, क्योंकि बारूद का तो प्रयोग हो रहा था दक्षिण भारत में। दूसरा, रिसाल ए उसाज बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। ये भी गलत है, क्योंकि रिसाल ए उसाज बाबर द्वारा तो लिखी गई थी, लेकिन ये दोस्तों पुस्तक नहीं थी, ये पत्रों का समूह था। क्या था? पत्रों का समूह था। तो आप इतनी बात याद रखेंगे कि भारत में युद्ध में तोप का प्रयोग बाबर ने पहले किया था, बारूद पहले यहाँ से हो रहा था यूज। रिसाल ए उसाज रिसाल ए उसाज बाबर द्वारा लिखा गया पुस्तक था, और पुस्तक नहीं था बल्कि पत्रों का समूह था। शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही है। इसमें से 1 और 3 पॉइंट क्या है? सही है, ठीक है ना। पहला कह रहा है कि शेर शाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित था। तो बढ़िया है, सही है कि शेर शाह का साम्राज्य कितने सरकारों में विभाजित था? तो 47 सरकारों में विभाजित था। औसत कृषि उपज में राज्य का हिस्सा 1/3 था। ये भी सही है।
औसत कृषि उपज में राज्य का हिस्सा कितना था? तो 1/3 था। बाकी ये गलत है कि शेर शाह ने घोड़ों की ब्रांडिंग जैसे कई विचार अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिए थे। ये भी बिल्कुल गलत है। नादिर शाह हमले के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन सही है दोनों का दोनों, कि नादिर शाह सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया। सम्राट मोहम्मद शाह को बंदी बना लिया गया और भारत ने अपना प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन खो दिया। भारत ने अपना प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां का रत्न जड़ित मयूर सिंहासन खो दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो 1 और 4 इसमें से गलत है, बाकी 2 और 3 क्या है? सही है। तो अलबरूनी के बारे में जान लीजिए, ये गलत हो गया। अलबरूनी के बारे में अगर कोई सही पूछे तो बताइएगा कि तहकीके हिंद लिखे थे। अलबरूनी ने क्या लिखा था? तो तहकीके हिंद। ठीक है, तहकीके हिंद। और हेन स्वांग के बारे में तो पता है कि CUK या तो द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो हेन स्वांग ने क्या किया था? तो CUK या द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल साम्राज्य में यात्रा किया था। फ्रेंकोइस बर्नियर ने क्या किया था? तो मुगल साम्राज्य में यात्रा किया था। और अल मसूदी ने क्या किया था? तो तहकीके हिंद लिखा था। अल मसूदी ने तहकीके हिंद नहीं लिखा था, गलत है, बल्कि तहकीके इनको मैंने अलबरूनी बता दिए थे। अल अल मसूदी क्या किया था? इसने अरबों को हेरोडोटस बताया था। अरबों को क्या बताया था? तो हेरोडोटस बताया था। अरबों को क्या बताया? तो हेरोडोटस बता दिया। ठीक है, और पुस्तक का नाम रखा गया था मुरूज अल जहाब। क्या रखा था पुस्तक का नाम? तो मुरूज अल जहाब। ठीक है, अल जहाब, ये था इसका पुस्तक का नाम था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें से जो कथन सही है, केवल एक सही है दोस्तों, कि पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, 1526 में हुआ था। ये हो गया। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुआ था, दूसरा 1556 में हुआ था। और ये दूसरा लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, और पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में, और ये हुआ था 1761 में। ठीक है, ये क्या कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच। और दूसरा लड़ाई कब हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। पहला 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर। पता है इब्राहिम लोदी बाबर को किसने बुलाया था भारत में? एक था आलम खां। कौन था? आलम खां। और एक था राणा सांगा। इन लोग ने मिलकर बुलाया था बाबर को भारत में। ठीक है, अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, शेर शाह ने चांदी के सिक्के दाम के नाम से चलवाए थे। शेर शाह ने दाम चलवाया था, और ये दाम क्या था? तो चांदी का सिक्का था। तो यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट याद रख लीजिए। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे 61 नंबर की तरफ, कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान था। हमने अभी भी बताया कि आलम खान था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के संबंधी था। ये आलम खान कौन था? तो इब्राहिम लोदी का एक संबंधी था, और तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार था। और दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था आलम खां। इसी ने बुलाया था बाबर को। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। इसी सैन्य कुशलता के अंतर्गत आता है तोप। और सैन्य कुशलता में दो चीजें आता है, इसने तोप बहुत बढ़िया से चलाया, और घुड़सवार सेना इसके पास बहुत थे। घुड़सवार सेना इसके पास बहुत ही अच्छे मात्रा में था। ठीक है, 63 नंबर। 63 नंबर में कह रहा है कि बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप क्या हुआ? तो ये हो गया दोस्तों कि उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। तो उपमहाद्वीप में बारूद की उपयोग की शुरुआत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि दक्षिण भारत में बारूद का उपयोग होता था। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि तोपों के उपयोग की शुरुआत हुई, यानी पहला बात गलत है। तो उपमहाद्वीप में बाबर जब आया तो बारूद की नहीं बल्कि तोप की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में की स्थापत्य कला में मेहराब और गुम्बद बनने का शुरुआत हुआ। तो ये दोस्तों देखिए, ये मेहराब और गुम्बद बनने का शुरुआत स्थापक कला में
स्थापत्य कला के तहत मेहराब और गुम्बद बनने का शुरुआत ये बाबर के आने के बाद नहीं हुआ, बल्कि ये तो सल्तनत काल से ही चलता आ रहा था। कब से चलता आ रहा था? सल्तनत काल से ही चला आ रहा था। ठीक है, इस क्षेत्र में तिमुरुदी माने तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो ये पॉइंट भी क्या है? सही है। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। क्यों? क्योंकि मुगल कौन थे? ये जो बाबर था, बाबर जो था वो कौन था? तो ये दोस्तों तुर्क और मंगोल थे। कौन थे? तुर्क और मंगोल का मिक्सचर था बाबर। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा कि बाबर का जो देन था भारत में, वो उद्यान माना जाता है। उद्यान बहुत अच्छा से भारत में दिया था। अब यहाँ पे 64 में क्वेश्चन देखिए, कथन है एक तरफ और एक तरफ कारण है। तो इसके जो सही जवाब हो जाएंगे कि ए तो सही है, मैंने बाबर ने बाबरनामा तुर्की में ही लिखा था। ठीक है, लेकिन तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, ये गलत है, क्योंकि राजभाषा फारसी थी। मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। तो बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? तुर्की में। और मुगल दरबार की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। 65 नंबर, तुझी के बाबरी किस भाषा में लिखा गया? ऊपर में अभी अभी मैंने बता दिया था किस भाषा में लिखा गया, तुर्की में। अब हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार क्रम, मतलब हुमायूं द्वारा 4 गो लड़ाई लड़ा था, उसके अनुसार क्रम सजाइए। तो इसका तो होगा डी। ऐसे भी इसका याद रख सकते हैं, डीसी के एस, डीसी के एस मतलब देव चौ कनौ कन, माने देव चौ कन सर, देव चौ कन और सर। ठीक है, माने कान और सर। देव चौ माने देव चौ, देव चौ कान सर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद करिए। फिर भी देवरा का युद्ध जो हुआ था 1532 में हुआ था। चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में हुआ था। कनौज का युद्ध जो हुआ था 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में। आइए डेट भी आप लोग याद रख लीजिएगा, फिलहाल तो ये बता दिया हूँ। देव चौक कान और सर, सर से सरहिंदी। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो वो थी हाजी बेगम। कौन थी? हाजी बेगम ने। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाई थी? तो हाजी बेगम ने। और ये कहाँ करवाई थी? तो अपने पति हुमायूं के लिए करवाई थी। कहाँ पे? तो दिल्ली में करवाई थी। ठीक है, हम लोग 67 नंबर का प्रश्न खत्म हो गया। 68 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है 68 में कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तब वो करवाया था दिल्ली के किला एक कोहना मस्जिद में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तब वो दिल्ली का किला एक कोहना मस्जिद। और ये कब करवाया था दोस्तों? तो 1541 में करवाया था। ठीक है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो वो विभाजित किया था इस्लाम शाह ने। किसने विभाजित किया था? इस्लाम शाह ने। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस्लाम शाह ने। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तब वो किया दोस्तों 1532 ईस्वी में। कब किया? 1532 ईस्वी में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तब वो थे हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। और ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में हो गया था। हल्दी घाटी का 1576 में। अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। अकबर का अगर कोई पूछे कि सेनापति कौन था, तो मान सिंह था। और महाराणा प्रताप का सेनापति हकीम खान। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तब वो थे अकबर। कौन थे? अकबर थे। और ये कब समाप्त किया था? तो 1563 में। तीर्थ यात्रा कर 1563 में। और जजिया कर कब समाप्त किया था? ये थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जजिया कर, तो जजिया कर 1564 में। माने पहले तीर्थ कर समाप्त किया गया, फिर जजिया कर, और फिर दास प्रथा भी समाप्त किया गया। और दास प्रथा कब समाप्त किया गया? तो 1562 में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। तब वो कौन था दोस्तों? तो वो था मीर बख्शी था। कौन था? मीर बख्शी था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में
पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था मीर बख्शी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो वो लागू किया गया था स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो उधार लिया गया मंगोलिया। तो मंगोलिया। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो मंगोलिया। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो वो उपज थी अकबर की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो अकबर की थी। और ये जब्ती प्रणाली होता क्या है? तो भू राजस्व से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो भू राजस्व से संबंधित है। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तब वो किया गया था अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में अकबर ने चालू किया था। दीन ए इलाही कब चालू किया था अकबर ने? 1582 ईस्वी में। तो अकबर ने चालू किया था। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तब वो था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना क्या था? तो वो था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तब वो हुआ था अकबर। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो वो हुआ था अकबर। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600 को। और इंग्लैंड के एलिजाबेथ के काल में, इस वक्त एलिजाबेथ फर्स्ट थी यहाँ की रानी। ठीक है। और एक और बात और याद रख लीजिए कि जो मजहरनामा सुनते हैं ना, मजहरनामा, वो मजहरनामा उसको अकबर ने 1579 में चालू किया था। तो ये भी याद रखना है कि मजहरनामा कब चालू किया था अकबर ने? 1579 में। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह कौन था? तो वह था दोस्तों अबुल फजल। कौन था? तो अबुल फजल। और आप लोग को ये कब किया था? 1492 में किया था। अकबर के शासनकाल के निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से सजाइए। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जजिया कर 1564 में समाप्त किया गया। इबादत खाने का निर्माण 1575 में किया गया। मजहर पर हस्ताक्षर 1573 पे किया गया, 1573 में। और मजहरनामा जो स्टार्ट किया गया वो 1579 में। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया गया। तो इतना पॉइंट याद कर लीजिएगा और सजा लीजिएगा। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो वो कब मिलाया दोस्तों? तो वो मिलाया 1576 ईस्वी में और 1580 ईस्वी में। दो डेट आपको इससे अंतर्गत याद करना होगा। पहला कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार के को मुगल साम्राज्य में मिलाया 1576 में। लेकिन 1580 में क्या हुआ कि बिहार को एक सूबा घोषित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 83 नंबर कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ये भी सही है और इसका कारण भी सही दिया गया है कि इसका कारण ये था कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था। घोड़ों को क्या करना होता था? यात्रा में आराम देना होता था। और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। होता ये था दोस्तों कि हर किसी सैनिक को बोला जाता था कि आप 2 घोड़े लेके चलें। एक घोड़े से आप थक जाएंगे, एक घोड़ा थक जाएगा तो उसको आप आराम करने के लिए छोड़ दीजिए और फिर उस वक्त दूसरे घोड़े का इस्तेमाल कीजिए। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो वो जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू की? तो जहांगीर ने। अब यहाँ पर आप लोग को बताना है 85 नंबर में कि अरेंज करना क्या करना है, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो देखिए विलियम हॉकिंस जो है ना वो 1608 ईस्वी में आया था। और सर थॉमस रोड जो है ना 1615 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में। रॉल्फ फिच कब आया था? 1583 ईस्वी में। कब आया था? 1583 ईस्वी में। निकोलसन डॉन्टन कब आया था? 1614 से 15 ईस्वी में आया था। 1614 से 15 ईस्वी में आया था। ठीक है।
निकोलस डॉन्टन कब आया था? तो 1614 से 15 ईस्वी में आया था। बाकी आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। ईरान के शाह ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था दोस्तों? कहाँ कहाँ से लड़ाई की बात कर रहा है? तो ईरान का शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? तो कंधार। क्योंकि ईरान से हम लोग मुगल के टाइम पे झगड़ा कर रहे थे और उसका कारण था कंधार। अफगानिस्तान में है कंधार, इसके लिए हम लोग ईरान से मिडेवल हिस्ट्री में हम लोग झगड़ा कर रहे थे, समझ गए? इसलिए आज हमारा ईरान क्या है, मैंने उस जमाने में तो शत्रु था, पर आज हमारा मित्र के राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। मतलब हम लोग आज के डेट में इससे नहीं लड़ते हैं। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा और उसने कंधार भी जीत भी लिया था, ऐसा बात नहीं है। देखिए ना, अभी क्वेश्चन कर रहा क्यों? क्योंकि सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से, ठीक है, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। इसका कारण क्या था? क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। 88 नंबर, शाहजहां के बल्ख अभियान। अब एक शाहजहां का अभियान होता है जिसका नाम है बल्ख अभियान, तो उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो उसका उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखसा में एक मित्र शासक को लाना। धर्मत का युद्ध निम्न में किनके बीच लड़ा गया? तो वो लड़ा गया औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच। औरंगजेब द्वारा चलाए चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तब वो था दारुल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दारुल इस्लाम। शेर शाह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उसका सही कथन कौन है? ये बता रहे हैं कि इसका तीनों ही सही है। कि शेर शाह का अंतिम अभियान कालिंजर के खिलाफ था। तो शेर शाह का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था दोस्तों? तो कालिंजर के खिलाफ था। कालिंजर अभियान को जीतने के बाद शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो कालिंजर अभियान को जीतने के बाद क्या हुआ? तो शेर शाह की मृत्यु हो गई। शेर शाह का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह बना था। तो बिल्कुल सही, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो इस्लाम शाह बना था। अब देखते हैं 92 नंबर का प्रश्न। 92 में कह रहा है कि शेर शाह के शासन काल में गांवों के स्थानीय मुखिया को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मुकद्दम। शेर शाह के शासन काल में गांवों के स्थानीय मुखिया को कहा जाता था मुकद्दम। 93, शेर शाह के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन कौन है इसमें बताने कह रहा है। तो देखिए, इसमें सत्य कथन पहला है कि कई गांवों के समूह को परगना कहा जाता था। तो कई गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? परगना कहा जाता था। ये शेर शाह के टाइम की बात है, तो बात सही है। फिर कहता है परगना से ऊपर की इकाई को चक्र कहा जाता था। तो नहीं, चक्र नहीं, बल्कि सिक या सरकार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिक या सरकार कहा जाता था। जो मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। जो मुंसिफ ए मुंसिफान के अंतर्गत होती थी। 94 नंबर, शेर शाह कालीन मुद्रा व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई सही नहीं है दोस्तों कि शेर शाह कालीन मुद्रा व्यवस्था, इसमें कोई सही नहीं है। इसमें ये वाला सही होना चाहिए था, लेकिन आंसर में दिया जा रहा है कि ये सही है। फिर भी इस क्वेश्चन को बाकी छोड़ दीजिए। शेर शाह के शासनकाल में राज का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था? तब वो था 1/3 हिस्सा। शेर शाह के शासनकाल में राज का हिस्सा भूमि उपज का कितना हिस्सा था? तो 1/3 हिस्सा। आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि किसे प्रदान की थी? तब वो प्रदान की थी हेमू को। आदिल शाह ने विक्रमादित्य की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो हेमू को। अब इसमें फिर से आपको सीक्वेंस में सजाना है, तो देख लीजिए कि धर्मट का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 में हुआ था। देखिए, एक्चुअली में देखा जाए ना, तो ये तीनों का युद्ध जो है 1658 में ही हुआ था। तो बहुत ही क्लोज ऑप्शन है। धर्मट का भी युद्ध 1658 में, सामूगढ़ का लड़ाई भी 1658 में, सुलेमान सिकोह द्वारा बनारस में सुजा की पराजय भी 1658 में। लेकिन आप इसको जानिएगा कि धर्मट का युद्ध हुआ था अप्रैल में। कब हुआ था? अप्रैल में। और सुलेमान सिकोह द्वारा बनारस में सुजा का पराजय हुआ था फरवरी में। कब हुआ था? फरवरी में। और सामूगढ़ का लड़ाई हुआ था मई में। तो इसी तरीके से आप लोग क्रम में सजा लीजिए, क्योंकि जब ये ऑप्शन बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा?
2 1 3 मतलब पहले सिपोह के बारे में आ जाता है कि सिपोह ने क्या किया था कि बनारस में सुजा को पराजय किया था। तो हो गया सिपोह और फिर हो गया धर्मठ, फिर कौन हो गया धर्मठ और फिर हो गया सामूगढ़ का लड़ाई, सामूगढ़ का लड़ाई। तो सिपोह धर्मठ सामूगढ़ ऐसे करके याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिकोह का आखिरी बड़ी लड़ाई था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की आखिरी बड़ी लड़ाई था। तब वो कौन था तो देवराय की लड़ाई, और ये हुआ था 1659 में। कब हुआ था 1659 में। तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध औरंगजेब के साथ दारा सिकोह की आखिरी बड़ी लड़ाई थी तो देवराय की लड़ाई। औरंगजेब द्वारा किए गए कार्यों में क्या सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा बात सम्मिलित नहीं था। इसमें पहली बात शामिल नहीं था, बाकी ये सारा चीज शामिल था। कह रहा है कि सिक्कों पर कलमा कलमा दर्ज किया जाना था, तो नहीं, इसको मना किया था कलमा दर्ज करने से। क्या किया था, इसको मना किया था। क्यों किया होगा मना, जरा सोचिए। औरंगजेब ने सोचा कि अगर हम सिक्का पे कलमा दर्ज कराते हैं तो सिक्का तो कभी भी नीचे गिर सकता है, और जैसे नीचे गिर जाएगा जमीन पे तो उस पे पैर भी लग सकते हैं, और उस पे कलमा दर्ज किया हुआ है तो थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे आप खुद सोचिए, किसी भगवान की मूर्ति को नीचे जमीन पे गिरा के उस पे पैर लगाइए, क्या लगा पाएंगे, नहीं। तो ये औरंगजेब ने भी सोचा था। बाकी इसने नवरोज त्योहार मनाया जाना बंद करवा दिया, बिल्कुल। इसने क्या किया औरंगजेब ने कि जो एक नवरोज त्योहार मनाया जाता था उसको बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन का भी रिवाज समाप्त कर दिया, रिवाज समाप्त करना, झरोखा दर्शन को भी खत्म कर दिया। और बनारस का जो प्रसिद्ध विश्वनाथ है मंदिर है, और मथुरा का केशव राय मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण कर दिया। जो बनारस का प्रसिद्ध मंदिर था विश्वनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर था बनारस में, विश्वनाथ मंदिर, उसको तोड़ दिया, और मथुरा का केशव राय मंदिर को भी तोड़ दिया, और उसके जगह पे गधे ने मस्जिद का निर्माण कर दिया। खैर चलिए, हमको क्या करना है। 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ। तो वो हुआ गोखला के नेतृत्व में, गोकुला के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, गोकुला के नेतृत्व में। तो 1669 में मथुरा के जाटों का विद्रोह औरंगजेब के विरुद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गोकुला के नेतृत्व में। तो इस तरीके से दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री का ये कौन सा डे था, ये वाला डे 27 भी खत्म हो गया। अब हम लोग डे 28 में आएंगे, जिसमें हम लोग मुगलोत्तर प्रशासन और वास्तुकला चित्रकला से संबंधित देखेंगे, और कुछ क्वेश्चन मराठा से भी 100 क्वेश्चन सब मिला के देखेंगे। तो अब आइए हम लोग मिलते हैं अगले 28 डेज में। हम लोग धीरे धीरे करके पूरे खत्म करते जा रहे हैं प्रखर एमसीक्यू बैच का। आप लोग को सारी वीडियो एग्जाम से पहले बिल्कुल मिल जाएगा। तो लेता हूँ आप लोग से विदा, लेकिन उससे पहले मेरा वीडियो लाइक कर दें, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दें, और दोस्तों को भी शेयर कर दें। कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट